नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मोनू कुमार अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी बच्चों, वो इतिहास के स्रोत को लेकर अपनी क्लास है, जो कि पहला ही चैप्टर है, जिसमें हम ये देखते हैं कि इतिहास को कैसे जानते हैं और कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है, किस किस की पुस्तक में क्या क्या दिया हुआ होता है। इतिहास के स्रोत के रूप में हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेट जेआरएफ में तो आप मान के चलो कि यहाँ से पर्सन बनते ही बनते हैं, कोई एक दो नहीं, हमें कई पर्सन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अपने पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे डियर स्टूडेंट, और मैं एक एक चीज़ को आपको अच्छी तरह कवर करवाता चलूँगा, बस ध्यानपूर्वक आप इस पर ध्यान दें। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इतिहास के स्रोत, जो कि हमारा प्रथम अध्याय है। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, राजतरंगिणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। कहता है कि इसकी रचना जो कश्मीर में कल्हण ने की थी, इसकी जो रचना है 1148 से 50 के मध्य में हुई। इसमें कश्मीर के प्रारंभिक अतीत से जुड़े मिथकीय शासकों से लेकर 12वीं सदी के ऐतिहासिक शासकों का वर्णन किया गया है। या फिर इसकी रचना किसमें, कश्मीर का जो शासक था वो जय सिंह था। बिल्कुल सही, सारी की सारी बातें सही हैं बच्चों। कल्हण का जो जन्म है कश्मीर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिसके पिता का नाम चंपक था। जो कल्हण थे वो एक महत्वाकांक्षी इतिहासकार और विद्वान रहे हैं। राजतरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है राजाओं की नदी, ठीक है। और इसकी रचना किसमें, जो कश्मीर का शासक था वो जय सिंह था। कल्हण की जो राजतरंगिणी है, इसकी गिनती या फिर जो कल्हण है, उन्होंने प्रथम ऐसा प्रयास किया था इस पुस्तक को लयबद्ध या क्रमबद्ध तरीके से, जिसमें शासकों की जीवनी और शासकों की क्रमबद्धता दी गई है। इसलिए जो कल्हण है, इसकी गिनती भारत के प्रथम इतिहासकार के रूप में की जाती है, ठीक है। इस रचना में 8 सर्ग हैं। सर्ग का मतलब होता है तरंग, ठीक है। सर्ग को तरंग कहा जाता है, तो ये 8 तरंगों में विभक्त है। नेक्स्ट है, कल्हण की राजतरंगिणी को कल्हण के बाद किसने आगे बढ़ाया। देखिए बच्चों, कल्हण की राजतरंगिणी को कल्हण के बाद जोनराज और श्रीवर ने बढ़ाया। जो जोनराज थे, इनके शिष्य थे श्रीवर और जोनराज, दोनों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया था। कश्मीर के लोहार राजवंश के शासक जय सिंह के दरबारी कल्हण ने 1148 से 50 में राजतरंगिणी का लेखन किया था। बाद में कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन के काल में, जैनुल आबदीन शासक बनता है, जोनराज और उसके शिष्य श्रीवर ने इसका आगे विस्तार किया। जोनराज ने लिखा है कि राजतरंगिणी के लेखन के 5 वर्ष पश्चात 1154-55 में जय सिंह की भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, विराज्य और राज्य, इन 5 प्रकार की जो प्रणालियां हैं, इनका उल्लेख किसमें पाया जाता है। तो बच्चों, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में इनका वर्णन मिलता है। और इसको कैसे बताया गया है, कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या पुकारते थे, क्या क्या शासक का नाम होता था। ये देखिए, चारों दिशाएं हम बना लेते हैं इसको, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। और ये जो क्षेत्र रह गया, ये मध्य क्षेत्र था, मध्य क्षेत्र, ओके। जो पूर्व में शासक बनते थे उनको सम्राट कहा जाता था बच्चों, सम्राट, ठीक है। और जो पश्चिम में बनते थे उनको स्वराट कहा जाता था, स्वराट। और जो उत्तर में बनते थे उनको विराट कहा जाता था, विराट कहलाते थे उत्तर के क्षेत्र में। और जो दक्षिण में शासक बनते थे उसको भोज कहा जाता था, भोज या भोज्य, ठीक है, भोज या भोज्य। और जो मध्य क्षेत्र में जो शासक बनते थे उनको राजा कहा जाता था, राजा। आए समझ में, पूर्व में सम्राट, उत्तर में स्वराट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट और दक्षिण में भोज, ठीक है। ये 4 नाम होते थे। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में इनका वर्णन मिलता है। पूर्व दिशा के जो राजा मगध, कलिंग, अंग, जो पूर्व के क्षेत्र है उसमें मगध, कलिंग, अंग यानी कि यूपी का एरिया, उसमें साम्राज्य के अभिषेक को और सम्राट कहलाता था। जो शासक था, पूर्व का जो शासक था वो सम्राट कहलाता था। दक्षिण में जो सातवत यादव होते थे उसके राज्य को भोज्य या भोज कहा जाता था। पश्चिमी दिशा में सौराष्ट्र, कच्छ, सोवीर, है ना, ये क्षेत्र आते हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं ये लगभग। यहाँ पे स्वराज्य के साथ साथ उसको स्वराट कहते थे, ये देखो स्वराट कहलाते थे। और उत्तर क्षेत्र जिसमें उत्तर कुरु,
है ना, उत्तर मध्य और हिमालय के क्षेत्र जो उत्तर दिशा में थे, वहां का जो शासक था वो विराट कहलाता था। ठीक है। और मध्य क्षेत्र बच्चों बीच का क्षेत्र, जिसमें कुरु, पांचाल, कौशल, है ना, मध्य क्षेत्र था। जो यहाँ के जो शासक थे उसको राजा कहा जाता था। ठीक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में इनका वर्णन मिलता है, 5 प्रकार की जो प्रणालियां हैं इनका उल्लेख मिलता है। ओके, नेक्स्ट है कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? जो कि विश्वकोशीय ग्रंथ है बृहद संहिता, जो कि व्रामिहिर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। तो व्रामिहिर का जो जन्म है अवंती के उज्जैन के पास कपिथक नाम है इसका, यहाँ हुआ था। इनके जो पिता का नाम हो आदित्य दास था। ज्योतिष के तीनों स्कंदों, भागों, सिद्धांत यानी कि ज्योतिष संहिता और होरा, इसको इन्होंने काम किया था। और इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता व बृहद जातक, इन तीनों का संकलन व्रामिहिर ने किया था। ठीक है। इनके जन्म का वर्ष उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जो पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है उसके आधार पर 475 से 490 के मध्य इनका जन्म माना जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्री जो विजयंका है उसका संबंध किस शासक के वंश से है? देखो बच्चों, वो चालुक्य वंश से संबंधित रखती हैं। जो पुलकेशिन द्वितीय है उनके पुत्र थे राजा चंद्रादित्य। उनकी जो पत्नी थी विजय भट्टारिका थी, और ये जो विजय भट्टारिका थी यही कवित्री विजयंका थी। ठीक है। कवित्री विजयंका का विजयंबिका भी कहा जाता था, जिसका वर्णन काली सरस्वती से किया जाता है। ठीक है। यानी कि एक राजशेखर वो रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनकी शैली में उन्होंने बताया है कि इनसे ऊपर सिर्फ कालिदास थे, यानी कालिदास के तत्पश्चात इसको श्रेष्ठ माना जाता था, विजयंका को श्रेष्ठ माना जाता था। ठीक है। ऐसा वर्णन किया गया है, चंद्रशेखर ने किया है, और लिखा है कि विजयंका की बरार में प्रसिद्धि कालिदास के बाद दूसरे स्थान पर थी। कवि राजशेखर ने उसकी जो तुलना है सरस्वती से की है। ठीक है। और अतः ऐसा प्रतीत होता है संस्कृत कवियों व कवियत्रों में उसने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था। ठीक है। ओटकुट्टवन ने किस चोल शासक पर पुस्तक नहीं लिखी? देखिए, ओटकुट्टवन ने विक्रम चोल पर लिखी है, कुलोत्तुंग द्वितीय पर लिखी है, राजराज द्वितीय पर लिखी है, लेकिन राजा प्रथम पर नहीं लिखी है। ठीक है। कुछ इसकी वो देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ दरबारी कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं और काव्य नाटक बनाए। उनका एक अच्छा उदाहरण नंदी कलम्बकम है, जिसका नायक है पल्लवराज नंदीवर्मन तृतीय। ठीक है। कुलोत्तुंग, ये देखो पहली जो है कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग पर आक्रमण का वर्णन करने वाले कलिंगतुपर्णी जैसे कुछ अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं। वो 11वीं शताब्दी में चैन कोट्टार ने कलिंगतुपर्णी में कुलोत्तुंग व कलिंग राजा अनंत वर्मन चौड़ांग, इन दोनों के बीच में युद्ध का वर्णन किया हुआ है। ठीक है। चैन कोट्टार ने कलिंगतुपर्णी पुस्तक में कुलोत्तुंग का और कलिंग के राजा अनंत वर्मन चौड़ांग के बीच के युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है। और ओटकुट्टवन है, ओटकुट्टवन ने विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजराज द्वितीय, इन तीनों पर पुस्तक लिखी हुई है। इन तीनों राजाओं ने इसी क्रम में शासन भी किया था। ये देखिए आगे कुछ पुस्तकें दी गई हैं, लेखक और उनको सम्मिलित करना है। फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो, अर्नेस्ट मैके की किताब है, फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो। ठीक है। ये अर्नेस्ट मैके की पुस्तक है। एक और पुस्तक है अर्नेस्ट मैके की, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, आगे आप पढ़ेंगे EAR अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है। ये पुस्तक जो है अर्नेस्ट मैके की है। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, जॉर्ज ऑफ डेल्स की है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, MN रॉय की पुस्तक है ये, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये जॉन वर्सल की किताब है। ठीक है। ये आप बुक्स को देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और नेट के एग्जाम में लगभग हमें देखने को मिलती है। मेन पुस्तकें दी हुई हैं इसमें, आप लोग इनको थोड़ा सा फोकस करके देखना बच्चों। ठीक है। अच्छा, ये कहता है कि कौन से नाटक जो भास के हैं, भास बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, पंचरात्र, दूत वाक्य, बाल चरित, सौपर वाजदत्ता और दूत घटोत्कच। बिल्कुल ये सारी की सारी पुस्तकें जो है भास की हैं। ठीक है। ऋग्वेद के किस सूक्त में जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं? देखिए, ऋग्वेद के केसी सूक्त में जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। वो किसमें मिलते हैं? केसी सूक्त में मिलते हैं बच्चों। ठीक है। केसी सूक्त में जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। चलो मैं वैसे बता देता हूँ आप लोगों को कि किस किस शासक की कहाँ कहाँ क्या क्या नाम मिलते हैं। ये देखिए, पहला बताया है केसी सूक्त।
केसी सूक्त। केसी सूक्त में क्या बताया गया अभी, नाम दिए गए हैं जैन तीर्थंकरों के, जैन तीर्थंकरों के नाम, ठीक है। जैन तीर्थंकरों के जो नाम है केसी सूक्त में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है बच्चों पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में क्या है, पुरुष सूक्त में एक आदि पुरुष के अंगों से 4 वर्णों का वर्णन मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये पुरुष सूक्त, जिसमें एक आदि पुरुष या ब्रह्मा के उससे 4 वर्णों का वो मिलता है। जैसे बताते हैं ना, ब्रह्मा का मुख से, क्षत्रिय का भुजाओं से, है ना, वैश्य का जांघ से और शूद्र का पैरों से, ठीक है। ये 4 एक आदि पुरुष के शरीर के अंगों से 4 वर्णों का वर्णन हमें मिलता है, ठीक है। एक आता है बच्चों श्री सूक्त। श्री सूक्त में क्या है, श्री सूक्त, श्री सूक्त में क्या है, धन की लक्ष्मी, धन की लक्ष्मी कृपा का वर्णन मिलता है, ठीक है, कि धन के लिए लक्ष्मी की कृपा का वर्णन जो है श्री सूक्त में मिलता है, ठीक है। एक है बच्चों लौकिक सूक्त। लौकिक सूक्त, लौकिक सूक्त में क्या है, लोक जीवन संबंधी वर्णन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। लोक जीवन संबंधी सूक्त को मिलता है, वर्णन मिलता है। एक है बच्चों मुंडन सूक्त। मुंडन सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको वैसे नजर आ रही होंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। इसमें क्या है, सोमरस निकालने की विधि, सोमरस निकालने की विधि, सोमरस निकालने की विधि का वर्णन मिलता है। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 5 चीजें बताई मैंने, ये लगभग एग्जाम में आने की संभावना रहती है कि केसी सूक्त में जैन तीर्थंकरों के नाम, पुरुष सूक्त में एक आदि पुरुष के अंगों से 4 वर्णों के वर्णन मिलता है। श्री सूक्त के अंदर क्या है, धन की लक्ष्मी की कृपा का वर्णन मिलता है। लौकिक सूक्त में क्या है, लौकिक जीवन संबंधी वर्णन मिलता है। मुंडन सूक्त में क्या है, सोमरस निकालने की विधि का पता चलता है कि सोमरस कैसे निकालते थे, इस विधि का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया भी है, केसी सूक्त में पुरुष के चारों से वर्णों की उत्पत्ति की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, पुरुष सूक्त से। श्री सूक्त से क्या है, श्री सूक्त में पाठ है जो धन की देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। और लौकिक सूक्त में क्या है, लौकिक जीवन से संबंधित तथ्यों का प्रतिपादन हुआ है। और मुंडक सूक्त में क्या है, सोमरस निकालने की प्रक्रिया और शिक्षा प्रणाली की जानकारी हमें मिलती है मुंडक सूक्त से। फिर क्या है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन में से किस संस्कृति के किस पक्ष को जानने में सहायता मिलती है। देखो बच्चों 2 प्रकार के वो होते हैं, एक होता है लंबवत और एक होता है क्षैतिज, ठीक है। जो लंबवत होता है उसमें संस्कृति के काल मापन की जानकारी प्राप्त होती है हमें, ठीक है। जैसे कि प्रश्न भी है, लंबवत उत्खनन से हमें किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है, लंबवत से हमें काल मापन की जानकारी प्राप्त होती है, जिसको ये मानते हैं कि यहाँ पे किस संस्कृति का वर्णन था, ठीक है, कौन कौन सी संस्कृति यहाँ पे रही है, तो काल मापन की जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, काल मापन का पता चलता है। और जो क्षैतिज उत्खनन है, क्षैतिज उत्खनन में क्या है, संस्कृति के आकार, संस्कृति के स्वरूप और संस्कृति के क्षेत्र विस्तार की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोगलीपुत्तुस की रचना कथावस्तु नाम किसमें शामिल है। मोगलीपुत्त की जो रचना है कथावस्तु निम्नलिखित में से किसमें शामिल है, वो बच्चों अभिधम पिटक में शामिल है, ठीक है। अभिधम पिटक के कुल 7 ग्रंथ रहे हैं, जिसमें सप्त प्रकरण कहा गया है। एक है धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, कथावस्तु, पुंगल, पंचती, यमक और पट्ठान, ठीक है। पुंगल, पंचती, यमक और पट्ठान, ऐसे आप याद करें इसको, धम्म संगति, विभंग, धातु कथा, कथावस्तु, पुंगल, पंचती, यमक और पट्ठान, ठीक है, ऐसे याद करें आप इनको, ठीक है। और देखिए सूत पिटक का जो संकलन करता वो आनंद है, ठीक है। विनय पिटक के जो संकलन करता वो उपाली है, उपाली। और सूत विनय और अभिधम पिटक के जो
रचयिता है वो मोगलीपुत तीस है। ये देखिए अभिधम पिटक के जो रचय संकलन करता है मोगलीपुत तीस ने की थी। ठीक है, हरिवंश पुराण, मिताक्षर, दायभाग और युक्ति कल्पतरु ये पुस्तकों के वो लगाने हैं। अब देखिए दायभाग है जो वो जमित वाहन की है। ठीक है, मिताक्षर जो विज्ञानेश्वर की है। ये दो तो हमें मैच हो रही है। हरिवंश पुराण जो है हरिवंश पुराण जो है इसकी अरिस्टनेमी, ये देखिए युक्ति कल्पतरु परमार भोज द्वारा नौका शास्त्र पर रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है, परमार भोज। ठीक है, हरिवंश पुराण जिनसेन की, यानी कि इसका आंसर हो गया पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और फोर्थ का सी, यानी कि अ। ठीक है, युक्ति कल्पतरु परमार भोज द्वारा नौका शास्त्र पर रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। हरिवंश पुराण अरिस्टनेमी और आदि पुराण की रचना जिनसेन ने की थी। ये देखिए हरिवंश पुराण जिनसेन ने की थी। मिताक्षर की रचना विज्ञानेश्वर और दायभाग की रचना जो जमित वाहन ने की थी। ठीक है, किस ग्रंथ को जैन धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? कल्पतरु। ठीक है, कल्पतरु के जो लेखक है भद्रबाहु और उनके 3 भाग हैं जिसमें सभी तीर्थंकरों की जानकारी हमें मिलती है। पहले में क्या है? तीर्थंकरों की जानकारी, दूसरे में क्या है? जैन धर्म के सिद्धांत और नियम है, और तीसरे में क्या है? जैन गाथाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए विश्वकोश, जैन धर्म का जो विश्वकोश है वो कल्पतरु है। ठीक है, और इससे पहले जो विश्वकोश कहा जाता था वो बृहत संहिता, बृहत संहिता, ब्राह्मीर की बृहत संहिता जो कि ऊपर हमने पढ़ा है। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में शास्त्रों की प्रशस्ति दी गई है? शास्त्रों की प्रशस्ति वो छठे मंडल में दी गई है। ठीक है, छठे मंडल के शास्त्रों की प्रशस्ति दी गई है। 7वें मंडल में क्या है? दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, राजा सुदास ने इसको जीता था। दशराज युद्ध है, पुरुषणी नदी के ऊपर ये हुआ था। 10वें मंडल में नास्तीय सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त, पुरुषर्वा, उर्वी संवाद, येल संवाद, ये सब इसमें 10वें मंडल में मिलते हैं। ये बहुत बड़ा मंडल है बच्चों। 10वां मंडल सबसे बड़ा, देखो दे दिया। 10वां मंडल जो सबसे बड़ा मंडल है, दूसरा सबसे छोटा मंडल है। व्हाइटजेल ने 10वें मंडल को तो बृहत प्रशिष्ट की संज्ञा दी है कि ये बृहत प्रशिष्ट है। ठीक है, महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? महाभारत का सबसे प्रथम उल्लेख जो है अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। ठीक है, और इसी के अंदर क्या है? अश्वलायन ग्रह सूत्र में क्या है? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ठीक है, कितने प्रकार का? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख हमें मिलता है। अब बच्चों मसला ये आता है कि 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से होते थे? तो आइए जानते हैं 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से थे। देखो 4 तो ऐसे विवाह थे बच्चों जो कि बहुत उत्तम विवाह माने जाते थे। उत्तम विवाह यानी कि आदर्श विवाह के इस प्रकार के विवाह जो है होने चाहिए। ठीक है, और 4 जो थे वो निम्न विवाह माने जाते थे, जिनको बहुत ही उसकी दृष्टि से देखा जाता था कि ये बहुत ही गलत तरीके हैं, ये इस प्रकार की शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि निम्न प्रकार के। तो आइए जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। 8 प्रकार के विवाह होते थे। जो प्रथम जो 4 हैं, एक बार मिटा देता हूँ मैं इनको। जस्ट ए मिनट बच्चों, 1 मिनट का समय दो बस। आप लोग निरंतर लगे रहें, तैयारी करते रहें, बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, निश्चिंत रहें आप इस चीज को लेके। ठीक है, ये देखिए 8 प्रकार के विवाह। सबसे पहले होता था ब्रह्म विवाह। ये पहले हम उत्तम विवाह की हम बात करेंगे। उत्तम विवाह एक होता था ब्रह्म विवाह, दूसरा होता था प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह। ठीक है, तीसरा जो विवाह होता था वो आर्ष विवाह बोलते थे इसको, आर्ष विवाह। ठीक है, जो फोर्थ था वो था देव विवाह, देव विवाह। 4 तो ये उत्तम विवाह थे। ठीक है, और 4 जो थे वो निम्न थे, निम्न विवाह। निम्न विवाह कौन कौन से? सबसे पहले आता है असुर विवाह, असुर विवाह। नंबर 6 पे आता है गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह।
7 नंबर पे आता है राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। और सबसे अंतिम है पिशाच विवाह, पिशाच विवाह। ठीक है, यानी कि ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ठीक है, ये 8 प्रकार के विवाह थे। अच्छा, जो ब्रह्म विवाह होता था ये सबसे उत्तम माना जाता था, यानी कि माता पिता के संरक्षण में, माता पिता के संरक्षण में ये शादी होती थी। इसमें क्या होता था, पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढता था, ठीक है, और उसे शादी कर दी जाती थी, जो सबसे अच्छा विवाह माना जाता था। ठीक है, फिर आता है प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता था, एक विधि विधान से शादी होती थी, इसमें विधि विधान से शादी होती थी। ठीक है, विधि विधान से शादी होती थी, वर वधु में समानता होती थी, वर और वधु में समानता। ठीक है, और इसमें कोई लेन देन नहीं होता था, कोई लेन देन नहीं, इसको अच्छा विवाह मानते थे। इसके बाद ब्रह्म विवाह का प्रजापत्य को एक अच्छा विवाह मानते थे। ठीक है, अच्छा, आर्ष विवाह में क्या होता था, आर्ष विवाह क्या होता था बच्चों, पिता जो है वर पक्ष से एक बैल जोड़ी प्राप्त करता था, एक बैल की जोड़ी प्राप्त करता था, तब विवाह करता था लड़की का। देखिए कैसा होता विवाह था ये। लड़की का जो पिता था वर पक्ष से एक बैल जोड़ी प्राप्त करके अपनी पुत्री की शादी कर देता था। ठीक है, और जो देव विवाह था ये क्या था, जो देव कार्य में लग्न होते थे, ठीक है, संलग्न रहते थे, देव कार्य में जो संलग्न रहते थे, संलग्न, ठीक है, देव कार्य में जो संलग्न रहते थे, जो पुरोहित होता था उसको अपना पुत्री सौंप देते थे, पुरोहित को ही पुत्री सौंप देते थे, जो विधि विधान से शादी करता था, जो इसका देव कार्य में संपन्न कराता था, हवन वगैरह करते थे, उनको लड़की दे देते थे। ये थे 4 विवाह जो थे एकदम आदर्श या फिर उत्तम विवाह थे। उसके पश्चात आता है बच्चों असुर विवाह। देखो असुर विवाह क्या था, इसमें क्या था, आपने देखा होगा कि प्रजापत्य में कोई लेन देन नहीं था, लेकिन इसमें क्या होता था, वर पक्ष जो होता था पिता से, यानी कि लड़की वालों से लेन देन से, ठीक है, धन लेकर के शादी करता था, धन लेकर यानी कि धन प्राप्त करता था, जो वर पक्ष था लड़की के पिता से धन लेकर के प्राप्त करके तब शादी करता था, ये था असुर विवाह। गंधर्व विवाह बच्चों आज के दिन में इसको प्रेम विवाह बोलते हैं, प्रेम विवाह से शादी करते थे, लड़का और लड़की दोनों अपनी पसंद से शादी करते थे, इसमें माता पिता की वैल्यू नहीं रहती थी, इसलिए इसको निम्न श्रेणी में माना जाता था। ठीक है, फिर आता है राक्षस विवाह। अच्छा बच्चों, राक्षस विवाह क्या होता था, ये लड़की को जबरदस्ती उठा करके, जबरदस्ती अगवा करके उठा के ले जा करके हड़प करके, है ना, तब उससे शादी रचाई जाती थी, ये होता था राक्षस विवाह। और बच्चों सबसे जो निम्न माना जाता है वो होता पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या होता था, जबरन शारीरिक संबंध बना लेते थे, ठीक है, जबरन शारीरिक संबंध, लड़की से जबरन शारीरिक संबंध बना करके और उसे शादी कर ली जाती थी, ये सबसे निम्न श्रेणी का विवाह था। ये 8 प्रकार के विवाह में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनका अश्वलायन ग्रह सूत्र में वर्णन मिलता है। ओके, आ रहा है समझ में बच्चों? कौन सी स्मृतियां गुप्तकालीन है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति और कात्यायन। देखिए मनुस्मृति जो है 200 से 200 ईसा पूर्व की है, ठीक है, और याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति और कात्यायन ये सब की सब क्या है, गुप्त काल स्मृतियां हैं। तो बच्चों बताया गया कि मनुस्मृति गुप्त काल से पूर्व की रचना है और ये 200 BC से 200 AD के मध्य लिखी गई थी। जो देव स्मृति है वो बाद की रचना है, ठीक है, वो पूर्व मध्य काल की लिखी हुई रचना है। ओके, और जो मनुस्मृति के टीकाकार हैं मेघातिथि, कल्लुक भट्ट, है ना, और गोविंदराज और भररुचि, ये जो है मनुस्मृति के टीकाकार हैं। और याज्ञवल्क्य के जो टीकाकार हैं विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अप्रार्क, ये तीनों के तीनों जो है याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, इसके लेखक कौन है? इतिहास, और जिसने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। बच्चों ये फ्रेडरिक एडन पार्जिटर हैं, ठीक है, ये ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश सर्विसेज अधिकारी थे, प्राच्यविद थे, और इन्होंने
एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल जो है पुस्तक लिखी थी और उन्होंने पुराणों के ऐतिहासिकता की ओर ध्यान आकर्षित किया था। और एक और पुस्तक लिखी थी डायनेस्टीज ऑफ द कलिएज, ठीक है, डायनेस्टीज ऑफ द कलिएज। ये दोनों पुस्तक जो है पार्जिटर की हैं, फ्रेडरिक एडन पार्जिटर, ठीक है। अगला जो प्रश्न देखिए, इसमें कौन सा सत्य है? पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, वायु पुराण सबसे छोटा है, स्कंद पुराण सबसे वृहद है। देखिए बच्चों, जो सबसे छोटा जो बताया है इसने, ये वायु पुराण न होके ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण जो है सबसे पुराना है बच्चों, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और आप लोगों को एक्सप्लेन करके अगर बताऊं, वही बता देता हूं। देखो, सबसे बड़ा या सबसे पुराना जो था मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण माना जाता है, सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण, ठीक है। सबसे छोटा जो पुराण है बच्चों वो ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण को सबसे पुराना मानते हैं। और एक सबसे सुरक्षित है, सबसे सुरक्षित विष्णु पुराण, विष्णु पुराण ये सबसे सुरक्षित पुराण है बच्चों, ठीक है, ये सबसे सुरक्षित पुराण है। इसमें देख लेते हैं, पुराणों की जो संख्या 18 है, सबसे प्राचीन है जो मत्स्य पुराण है, सबसे बड़ा स्कंद पुराण है, सबसे छोटा ब्रह्मांड पुराण है, सबसे सुरक्षित जो है वो विष्णु पुराण है। भविष्य पुराण व अग्नि पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है, कृपया नोट कर ले इसको। भविष्य पुराण में रानी विक्टोरिया के शासन की भविष्यवाणी की गई थी, ठीक है। भविष्य पुराण में 4 वर्णों के कार्यों की भी चर्चा मिलती है। मत्स्य पुराण की रचना संभवतः नर्मदा नदी के तट पर हुई मानी जाती है, ठीक है। मत्स्य एवं वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा गया है, क्योंकि बहुत बड़े हैं, है ना, प्राचीन है, सबसे पुराने हैं, तो इनको इतिहास की संज्ञा दी गई कि पुरातन इतिहास है, इसमें पुरानी चीजें मिलती हैं। कौन सा लेखक यूनानी नहीं है? देखिए, जस्टिन नहीं है, टालमी, प्लूटार्क और एरियन जैसे जो वो लेखक हैं वो यूनानी है, लेकिन जो जस्टिन है वो रोमन इतिहासकार है, ठीक है। इसकी रचना एपिटोम है, ओके। वेदों को भलीभांति समझने के लिए किसकी रचना की गई है? सबको पता आप लोगों को, वेदांगों की रचना की गई है बच्चों, ठीक है। वेदों को भलीभांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। और वेदांगों की अगर मैं बात करूं तो 6 वेदांग हैं, मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, से बता देता हूँ। 6 वेदांग यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें शिक्षा है, व्याकरण है ना, कल्प है ना, और ज्योतिष है, छंद है, ये कुछ वो हैं जो कि वेदांग है। बस 1 मिनट रुको। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। जो 6 वेदांग है, इसमें लगभग क्वेश्चन बन जाता है कि किस वेदांग का वेदों को क्या कहा गया है, ठीक है। ये देखिए 6 वेदांग है। पहला है शिक्षा, ठीक है। दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। चौथा है छंद, पांचवा है ज्योतिष, ठीक है। और एक रहता हमारा जो है निरुक्त, निरुक्त। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ठीक है। और वेदों की क्या माना जाता है? शिक्षा जो है, शिक्षा को वेदों की नाक माना जाता है, नाक या नासिका माना जाता है। कल्प जो है उसके हाथ माने जाते हैं। व्याकरण जो है वेदांगों के मुख माने जाते हैं, ठीक है। छंद जो है वेदांगों के पैर माने जाते हैं बच्चों, ठीक है। ज्योतिष जो है, ज्योतिष आंख मानी जाती है, वेदों की आंख मानी जाती है। निरुक्त जो है वो कान माने जाते हैं कि वेदों के कान है। देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार,
6 प्रकार के वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। ठीक है, शिक्षा जो है वेदों की नाक मानी जाती है, कल्प जो है वेदों के हाथ माने जाते हैं, व्याकरण जो है वेदों के मुख माना जाता है, छंद जो है वेदों के पैर माने जाते हैं, ज्योतिष जो है वेदों की आंख मानी जाती है जो ज्योतिष है, और निरुक्त जो है वेदों के कान माने जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो है चीजें, ये इनको देख लें आप। वेदांग 6 हैं जिनका तात्पर्य 6 पुस्तकों में न होकर के 6 विषयों से है। इसका अध्ययन वेदों के पठन, मनन और यज्ञ विधान के आवश्यक माना जाता है। 6 विषय हैं, शिक्षा उच्चारण के लिए, छंद छंद शास्त्र, व्याकरण शब्द रचना, निरुक्त शब्दों की व्याख्या, ज्योतिष और कल्प जो है यज्ञ विधि विधान है। और प्रथम 2 वेदों के पढ़ने, अगले 2 उसको समझने और अंतिम जो 2 हैं उनको उपयोग करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। बहुत बढ़िया। शिक्षा जो वेदों की नाक होती है, कल्प वेदों के हाथ होते हैं, निरुक्त वेदों के कान होते हैं, व्याकरण वेदों के मुख होते हैं, छंद वेदों के जो पैर होते हैं और ज्योतिष वेदों के नेत्र यानी कि आंख मानी जाती है। वेदांग साहित्य का रचना काल जो है 600 से 200 ईसा पूर्व स्वीकार किया जाता है। यास्क की निरुक्त की जो रचना है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है, जिसमें ऋग्वेद शब्द की उत्पत्ति से जुड़ी व्याख्याएं हैं। ठीक है, पुस्तकों और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया इन पाकिस्तान। देखिए, जो कहीं पे घूमने जाते हैं तो एक मिशन लेके जाते हैं ना, कहाँ कहाँ इंडिया और पाकिस्तान घूमेगा, तो कैसे घूमेगा, ऐसा तो घूमेगा नहीं, तो व्हीलर पे, ठीक है, किसी 4 व्हीलर पे या किसी व्हील के ऊपर लेके आएगा ये। तो माई आर्कियोलॉजी मिशन इंडिया टू पाकिस्तान जो है व्हीलर की रचना है। ठीक है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो है अर्नेस्ट मैके की रचना है बच्चों, पहले का बी यानी कि ब आएगा। ठीक है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन ये मैंने पहले ही बताया था, अर्नेस्ट मैके की रचना है। और एक और पुस्तक इसकी मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या बताई थी, फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदाड़ो, फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, ये अर्नेस्ट मैके की किताब है। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन और फर्दर इक्वेशन एट मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा ये शिरीन रत्नागर की रचना है। अंडरस्टैंडिंग जो हड़प्पा है वो शिरीन रत्नागर की रचना है। द बिल्सट ऑफ कनिंघम की रचना है। ठीक है, द बिल्सट ऑफ जो है कनिंघम की रचना है, देखिए व्याख्या भी है, द बिल्सट ऑफ, द स्तूप ऑफ बरहुत, ठीक है, और महाबोधि, ये सब कनिंघम की रचनाएं हैं, कनिंघम की भी रचनाएं रही हैं। किस पुराण में कपिल व बुद्ध के विष्णु का अवतार माना गया है, कपिल और बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है, किसमें, भागवत पुराण में। ठीक है, भागवत पुराण को 10वीं शताब्दी के लिपिबद्ध किया गया, ये सबसे लोकप्रिय पुराण है। ओके, 1776 में किस ग्रंथ का नेथेनियल हेलहेड द्वारा ए कोड ऑफ जेंटल लॉज के नाम से इंग्लिश में अनुवाद किया गया था, तो मनुस्मृतिका किया गया था। ठीक है, और ध्यान रखें विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का जो अनुवाद है द इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किया था। ठीक है, फिर आता बच्चों 10 कुमार चरित, रावण वध, किरातार्जुनीयन और मालती माधव, ये किस किस की रचना है। देखिए, जो रावण का वध करेगा वो तो भटका देगा भाई, भट्टी। ठीक है, रावण का वध जो करने वाला है वो भट्टी है। 10 कुमार चरित वो दंडन की रचना है, 10 कुमार चरित जो है दंडन की रचना है, 10 कुमार चरित। ओके, और क्या बच गया, किरातार्जुनीयम जो है भारवी की, किरातार्जुनीयम जो है भारवी की रचना है, और मालती माधव भवभूति की रचना है। ठीक है, कौन से मृतबांड महाजनपद काल से संबंधित हैं, तो बच्चों ये देखो उत्तरी काले पालिसदान मृतबांड जो है ये इससे संबंधित है, महाजनपद काल से संबंधित है। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बता देता हूँ, कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रचना जो मृतबांड है वो कौन से काल के हैं, ये भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। मैं आज इनको आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, इसको एक बार साफ कर लेता हूँ मैं। देखो बच्चों, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेजेस में मृतबांड मिलते हैं और उनके आधार पे उन संस्कृतियों को जानने का हमने प्रयास किया गया है। जो अच्छे किस्म के हैं, जो अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं, उनको हम जहाँ पे मिलते हैं उसको अलग संस्कृति का नाम देते हैं, और जो बेढंगे हैं, कच्चे हैं, है ना, उसको हम पौराणिक मानते हैं, जो उस सभ्यता से या फिर उस स्थान से मिलने वाली वस्तुओं के आधार पे हम उसका कालक्रम निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो मृतबांड जो है कालक्रम निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ठीक है, यहीं पे आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है, जिसका नाम है BOPN। BOPN यानी कि BOPN। BOPN का मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर यानी कि काले, ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काले व लाल मृतभांड, काले व लाल मृतभांड। अब ये किस टाइम पीरियड के हैं? काले व लाल मृतभांड जो है दक्षिण की महापाषाणिक समाधियों से मिलते हैं, दक्षिण की महापाषाणिक समाधियों से, ठीक है, दक्षिण की महापाषाणिक समाधियों से मिलते हैं बच्चों। और ये प्रमुख रूप से क्या है? प्रागैतिहासिककालीन है, प्रागैतिहासिककालीन है, ठीक है, जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी टाइम पीरियड की ये मिलती हैं, ठीक है। ओ से OCP, ठीक है, OCP है यानी कि गैरिक मृतभांड, और तो कलर्ड पोर्ट्री, गैरिक मृतभांड, गैरिक मृतभांड। ये क्या है बच्चों? ये परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और ताम्र पाषाण काल तक, ताम्र पाषाण। ये देखो, सबसे पहले प्रागैतिहासिककालीन दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियों तक, दूसरे परिपक्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और ताम्र पाषाण काल तक ये हमें मिलती हैं, ठीक है। और पी से जो बनती है वो PGW यानी कि चित्रित धूसर मृतभांड है, चित्रित धूसर मृतभांड। पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर जो बच्चों वो है उत्तर वैदिक काल से महाभारत काल तक मिलती है हमें, उत्तर वैदिक काल से महाभारत काल तक, महाभारत काल तक हमें देखने को मिलती है। NBPW, ठीक है, उत्तरी काले पालिशदार मृतभांड, उत्तरी काले पालिशदार मृतभांड, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक है। ये क्या होते थे? ये महाजनपद कालीन है, महाजनपद कालीन जो है क्षेत्र है, ये महाजनपद कालीन तक मिलते हैं। अब देखिए बच्चों, जो मैंने आपको ब्लैक एंड रेड वेयर बताया, जो काले लाल मृतभांड बताए हैं, ये जो है दक्षिण की महापाषाणिक समाधियों से मिलते हैं, ठीक है। और अतरंजी खेड़ा से भी ये मिलते हैं, अतरंजी खेड़ा से ये मिलते हैं। और नवपाषाणिक स्थलों से मिलते हैं, नवपाषाणिक स्थलों से मिलते हैं। नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं? जैसे लोथल से मिलते हैं, सुरकोतड़ा से मिलते हैं, है ना। ये कई क्षेत्र हैं जहां से ये इस प्रकार के बर्तन मिलते हैं। रंगपुर है, ठीक है, चिरांद है, यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। और एक रोजदी से ये मृतभांड में मिलते हैं, ठीक है। और जो PGW है, पेंटेड ग्रे वेयर है, PGW चित्रित धूसर मृतभांड जो है, ये हस्तिनापुर, पानीपत, तिलपत और कुरुक्षेत्र, ये इन क्षेत्रों से ये मिलते हैं, ठीक है। इनको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। BOPN, ठीक है, ऐसे याद कर लो, BOPN के नाम से आप याद कर लीजिए, ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर, ऑर्थोक्लैड पोर्ट्री, पेंटेड ग्रे वेयर, NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, ये मृतभांड मिलते हैं बच्चों, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन से वंश कहे जाने वाले दूसरे 7वें मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता को समर्पित है? बच्चों ये बहुत प्यारा प्रश्न है, ये अग्नि देवता को समर्पित है। यानी 10वें ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उसके जो वंश मंडल कहे जाने वाले दूसरे से 7वें मंडल का जो प्रथम सूक्त है, किस देवता को समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। पहला अग्नि को समर्पित है, दूसरा इंद्र को समर्पित है। दूसरे से 7वें मंडल को कुल मंडल, ऋषि मंडल, वंश मंडल भी कहा जाता है। ये 10 मंडल में से सबसे प्राचीन माने जाते हैं, ठीक है।
देखिए ये पुस्तकों के साथ मिलान करना है। काव्यदास जो है दंडिन की रचना है, ठीक है। कथासरित सागर जो है सोमदेव की रचना है। न्याय भाष्य जो है वात्स्यायन की रचना है, ठीक है। वेणी संगार भट्टनारायण की रचना है, ठीक है। पुराणों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? मौर्य वंश की जानकारी हेतु विष्णु पुराण से मिलती है, और जो गुप्त वंश की जानकारी है वायु पुराण से मिलती है। शुंग और सातवाहन वंश की जो जानकारी है वो मत्स्य पुराण से मिलती है। बिल्कुल बच्चों ये तीनों के तीनों सही है। जो मौर्य वंश की जो जानकारी है वो विष्णु पुराण में पाई जाती है। गुप्त वंश की जो जानकारी है वायु पुराण से पाई जाती है। विष्णु पुराण यानी कि देखो उनका गरुड़ होता था ना, मौर्य वंश का गरुड़ जो वाहन होता था, गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु का वाहन है, तो विष्णु पुराण में इसकी जानकारी मिलेगी। गुप्त वंश की जो जानकारी है वायु पुराण से मिलती है। शुंग और सातवाहन की जानकारी जो है मत्स्य पुराण से मिलती है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, इसलिए इसमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24000 हो गए। रामायण 7 कांडों में विभाजित है। महाभारत में मूलतः 4800 श्लोक थे, जो कालांतर में लगभग 1 लाख से अधिक हो गए। महाभारत जो है 18 पर्वों में विभाजित है। बिल्कुल ये सारी की सारी बातें सही थी। महाभारत के जो है 18 पर्व है। पहला पर्व आदि पर्व है। रामायण में 7 कांड है, इससे पहला जो बालकांड और 7वां जो उत्तरकांड बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। सारे के सारे ठीक है। रामायण का जो रचना काल है 500 से 300 ईसा पूर्व, और महाभारत का रचना काल है 400 से 400 ईस्वी है, ठीक है बच्चों। वेनसांग किस भारतीय शासक को शिलादित्य के नाम से जानते हैं? ये तो हर कोई जानता है बच्चों। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता था। वेनसांग की जो भारत में यात्रा थी बच्चों 639 से लेके और लगभग ये मान के चलो 645 तक ये आया था, ठीक है। वेनसांग की तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, ठीक है। यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया। नालंदा के कुलपति शीलभद्र से इन्होंने योग शास्त्र की शिक्षा ली। देखो कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है। नालंदा के कुलपति जो थे, वीसी साहब जो थे, वो शीलभद्र थे, और उनसे इन्होंने योग शास्त्र की शिक्षा ली थी। देखो बच्चों कितना कठिन कार्य होता था। कोई विदेशी है, ना भाषा जानता है, ना वहाँ के आचार व्यवहार, वहाँ के कुछ भी जानता है, और वो इतनी सारी चीजें सीख रहा है हमसे, है ना। तो इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। दक्षिण की अपनी यात्रा के दौरान वह कांची तक पहुंचा। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल ग्रंथ है, जिसमें इसके राज्य में भी गया था। पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल है उसमें हर्षवर्धन के साथ इसकी युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। हर्षवर्धन ने जालंधर के राजा उदिति को वेनसांग की वापसी के लिए सुरक्षात्मक रूप से सीमा तक पहुंचाने का आदेश दिया था, ठीक है। हर्षवर्धन ने कहा था जालंधर के राजा उदिति को कि इसको वेनसांग को सीमा पार तक सुरक्षित छोड़ के आए, ठीक है। उसके द्वारा संग्रहित पांडुलिपियां उनकी वापसी यात्रा के दौरान सिंधु नदी में डूब गई थी, बाढ़ के कारण बह गई थी। इन्हें अपनी जो पुस्तक थी वो चीन में जाकर के लिखी थी, अपने यात्रा का वृत्तांत लिखा था, सीयुकी नाम की पुस्तक में लिखा था, ठीक है। और फाहियान की जो थी, फाहियान की वो फोको की थी, फोको की इसकी रचना थी फाहियान की। फाहियान जो भारत में आया था वो 399 से 414 के बीच में भारत आया था बच्चों, ठीक है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था 399 से 414 के बीच में। फोको की उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, ठीक है। ये इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे बच्चों, ठीक है।